हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीट। और मैं हूँ प्रिया सिंह। आज हम अपने जेनेटिक्स टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने जेनेटिक्स में मेंडलिज्म पढ़ा था और डिस्कस किया था कि मेंडल कौन थे, कहाँ से थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स अपने किए। साथ में हमने ये भी देखा था कि उन्होंने पी प्लांट क्यों चूज़ किया अपने कैरेक्टर्स के लिए। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं और आज के हमारे टॉपिक में हम ये देखेंगे कि मेंडल ने किन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेंडल ने जो टेक्निक इस्तेमाल किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करने के लिए, दैट इज़ इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन को हिंदी में कहते हैं विपुंसन और बैगिंग को हिंदी में कहते हैं बोरा स्त्रावण। तो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग? इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्टेमन, रिमूवल ऑफ स्टेमन बिफोर इट्स मैच्योरेशन, बिफोर इट्स मैच्योरेशन। यानी पॉलन ग्रेन के मैच्योर होने से पहले ही स्टेमन को रिमूव करना ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जा सके। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन कहते हैं। ओके, यानी मेनली जो यहाँ पे पी प्लांट है इनमें क्या होता है? ऑटोगैमी होता है। इनमें क्या होता है? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मैंने मतलब बताया था आपको, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या आप कह सकते हो सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के कारण यहाँ पे ये मेथड अपनाया गया, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, जिसको हम लोग एक तरीके से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम संकरण। कृत्रिम संकरण। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मतलब खुद से पॉलिनेशन करवाना। जब ह्यूमन खुद इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेशन के प्रोसेस में तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और मेनली इसमें ये दो टेक्निक्स इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें आपका एक आता है इमैस्कुलेशन और दूसरा आता है बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन का मैंने आपको बताया जैसे रिमूवल ऑफ स्टेमन बिफोर मैच्योरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। आप क्या लिख सकते हैं? बिफोर मैच्योरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स के मैच्योर होने से पहले ही स्टेमन को क्या कर दिया गया? रिमूव। मतलब आप देख सकते हैं इस फ्लावर में दिस इज स्टेमन, ये पोर्शन क्या है? स्टेमन है। अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा? केवल पिस्टल बचेगा, यानी फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे अगर स्टेमन को रिमूव कर दे तो यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन को तो रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया, बट स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम अदर फ्लावर। अब यहाँ पे ये प्रोसेस इसलिए अपनाया जाता है ताकि हम डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स को क्या कर सकें? पॉलिनेट करवा सकें विद द कार्पल। हम कार्पल के साथ क्या कर सकते हैं? डिज़ायर्ड कैरेक्टर को पॉलिनेट करवा सकते हैं। मतलब हम जिस पॉलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए और किसी दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन आके इस स्टिग्मा पे बैठ जाए। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए जो दूसरा स्टेप अपनाया गया था, दैट इज़ बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या होता है? कवरिंग ऑफ स्टिग्मा विथ पॉलिथीन बैग्स, यानी पॉलिथीन बैग से क्या कर देंगे? स्टिग्मा वाले पोर्शन को कवर कर देंगे। अब स्टिग्मा वाले पोर्शन को कवर कर दिया
तो कवर करने से ये होगा कि कोई अदर पॉलन ग्रेन्स जो है इसके ऊपर आके नहीं बैठेगा, पॉलिनेशन नहीं करेगा। तो ये दो टेक्निक्स जो थे इमैस्कुलेशन और बैगिंग के ज़रिए मैंडल चूज़ करते थे। और इस टेक्निक्स का एडवांटेज यही था कि यहाँ पे डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है बाई डस्टिंग मेथड। डस्टिंग का इस्तेमाल करके हम उस पर पॉलिनेशन करवाएंगे और यही टेक्निक फॉलो करते थे मेंडल। सो इस मेथड का इस्तेमाल करके मेंडल ने F1 जनरेशन भी रीड किया, उसके बाद इन्होंने F2 जनरेशन भी रीड किया और उसके बाद उन्होंने अपने जो भी कैरेक्टर्स F1 और F2 में आए थे उसको इन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है, तो ये था टेक्निक्स ऑफ मेंडल। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो जेनेटिक्स में आगे आपको डिटेल में पढ़ने के लिए पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो अपने कुछ टर्म्स ऐसे हैं, जैसे फर्स्ट है फैक्टर। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैक्टर? फैक्टर क्या है? जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे उस समय नहीं पता था उनको कि जीन्स क्या होते हैं। तो उन्होंने बोला देयर आर सम फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। ठीक है ना, देयर आर सम फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। कुछ ऐसे यूनिट होती है हमारी बॉडी में जो हमारे बॉडी से कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमिशंस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। ओके, जो नेक्स्ट टर्म है अपना दैट इज़ जीन। जीन क्या होते हैं? जीन्स ही वो फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स को, यानी कोई भी कैरेक्टर जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कौन डिटरमाइन करता है, दैट इज़ जीन। जो अपना नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ एलील्स। एलील्स क्या होते हैं? इट इज़ अ 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। किसी भी जीन का 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, एलील्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप आगे पढ़ेंगे मेंडल जो जीन यूज़ करते हैं और ट्रांसमिशन को दिखाने के लिए, तो सपोज़ टॉल इन्होंने इस्तेमाल किया, टॉल के लिए इन्होंने लिया कैपिटल टी एंड ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। सो दिस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर द 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एन एलील्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है ट्रेट। ट्रेट क्या कहलाता है? ट्रेट आर द कैरेक्टर्स और वी कैन से फीचर्स। जो भी आपके अंदर कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, फीचर्स दिखाई देते हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, whatever it is that appears in an individual is known as trait। उसको हम लोग क्या कहते हैं, trait। तो जनरली आप कैरेक्टर्स को क्या कहेंगे, trait कहेंगे। Now when we talk about the characters, there are 2 types of characters, one that is dominant character and another that is recessive character। तो dominant character क्या होता है? dominant जो होता है जनरली जब हम 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स की बात करते हैं दैट इज़ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो जब भी उसकी ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन देन ओनली 1 ऑल्टरनेटिव फॉर्म। अब आप बोलेंगे कि कैपिटल टी और टी है तो इसमें से केवल 1 फॉर्म जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में आपको दिखाई देगा। तो सपोज़ ओनली कैपिटल टी इज़ showing itself in one F1 generation, then it is known as dominant character। आप इसको क्या कहेंगे, dominant character कहेंगे। तो जो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म में से जो कैरेक्टर आपको F1 जनरेशन में शो होता है, विजिबल होता है, उसको आप क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रिसेसिव कैरेक्टर, then one of the 2 alternative forms which is not expressed in F1 generation, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो आपका F1 जनरेशन का रिज़ल्ट है दैट इज़ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल कैरेक्टर एंड स्मॉल टी है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फ कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे जो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट विजिबल थे दैट इज़ टॉल, यानी कैपिटल टी इज़ विजिबल, स्मॉल टी इज़ नॉट विजिबल। तो जो स्मॉल टी विजिबल नहीं था तो इसको क्या बोला गया, रिसेसिव कैरेक्टर। तो दोनों ऑल्टरनेटिव फॉर्म में से कैपिटल टी तो विजिबल था बट स्मॉल टी विजिबल नहीं था, मीन्स ड्वार्फ कैरेक्टर वाज नॉट विजिबल
इस वजह से आपके स्मॉल टी को क्या कहेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज़ होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, एन इंडिविजुअल हैविंग सेम काइंड ऑफ एलील्स, ऐसे अल्टरनेटिव फॉर्म जो सेम हो। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी एंड कैपिटल टी इज सेम, बोथ आर सेम। सिमिलरली स्मॉल टी एंड स्मॉल टी इज सेम। जैसे कैपिटल टी सेम है, वैसे स्मॉल टी सेम है। तो ये जो एलील्स के दो फॉर्म्स है दे आर सिमिलर, ये जो दो फॉर्म्स है दे आर सिमिलर, that's why they are known as homozygous. But when we talk about heterozygous, an individual having dissimilar alleles, डिससिमिलर एलील्स का मतलब क्या होता है, जैसे F1 जनरेशन में जो पेयर बनता है दैट इज़ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो है, इसमें कैपिटल टी जो है, वन टी जो है वो कैपिटल है, दूसरा टी जो है वो स्मॉल है। तो यहाँ पे एलील्स का जो फॉर्म है वो डिफरेंट है, इस वजह से इसको क्या बोला गया, हेटेरोजाइगस कहा गया है। सो दीज आर सम बेसिक टर्म्स। अब हम कुछ नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट जो अपना टर्म है दैट इज़ जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, इट इज़ द जेनेटिक मेकअप रिसीव्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स थ्रू इनहेरिटेंस। मतलब ये होता है कि जब हम अपने किसी भी फीचर को जब जीन्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं, तो जो भी अपना विजिबल कैरेक्टर होता है अकॉर्डिंग टू जीन्स दैट इज़ नोन एज जीनोटाइप। For example, when we have capital T, small t and capital T, small t. So when we are talking about genes, then here these two forms represent the tall character. Similarly, these two represent the dwarf character, and capital T, small t represent the hybrid tall character. So this is related to genes. जब हम किसी भी फिज़िकल या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करते हैं, मीन्स आपको बाहर से वो फीचर कैसा दिख रहा है, आप जीन्स के ओनली फॉर जीन्स नहीं जाते हैं, आप ये जस्ट देखते हैं कि वेदर द पर्सन इज़ टॉल और शॉर्ट, वेदर द प्लांट इज़ टॉल और ड्वार्फ। तो जब आप सिर्फ फिज़िकल कैरेक्टर ऑब्जर्व करते हैं तो इस फीचर को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉल की बात कर लेते हैं, राउंड शेप की बात कर लेते हैं, ग्रीन फीचर, ग्रीन कलर की बात कर लेते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं हम इसमें जीन्स नहीं देख रहे हैं, वी आर जस्ट सीइंग द कैरेक्टर्स दैट इट इज़ टॉल, इट इज़ राउंड, इट इज़ ग्रीन। तो जब हम ऐसे ऐसे फीचर्स देखते हैं, बाहरी फीचर देखते हैं, जीन्स नहीं कंसीडर करते हैं, तो ऐसे फीचर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टाइप कहते हैं। द लास्ट टर्म इज़ दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, द क्रॉसिंग बिटवीन द टू पेरेंट्स, टू डिफरेंट पेरेंट्स। आप किसी भी दो वेराइटीज़ के दो डिफरेंट पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं, देन दिस प्रोसेस इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको एकदम क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे के टर्म्स और थ्योरीज को भी क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। सो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।